हाय मित्रों, नमस्कार। आपका ईश्वर एकेडमी के क्लास मास्टर ऐप पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और फिर से आपको लेकर के मैं आ रहा हूँ, जैसा कि हमने चर्चा कर चुके थे पिछले वीडियो में, ठीक है ना, कि भाषा का स्वरूप क्या होता है या भाषा की प्रकृति क्या है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, उन सब सारी चीज़ों पर चर्चा करके मैं आगे बढ़ते हुए क्रम में आपको लेकर चल रहा हूँ कि आज हम केवल हिंदी शब्द के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, ठीक है। वैसे इसकी उत्पत्ति का इतिहास तो बहुत विस्तृत है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें जैसे परीक्षा से संबंधित जो मैक्सिमम प्रश्न आते हैं मैं उसी पे बात करूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति, ठीक है। यहाँ पर देखिए हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत से हुई। किससे? संस्कृत से। और संस्कृत इसकी जो है माता मानी जाती, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। संस्कृत क्या है? हिंदी की मदर मानी जाती, जननी मानी जाती है। और संस्कृत को हम लोग देव भाषा या आर्य भाषा भी कहते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा, इसको ध्यान दीजिएगा, इस देश की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। और इसका प्रयोग आप देख रहे हैं कि ऋग्वेद में यानी कि वेदों में हुआ है, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे पहले इसका जो प्रयोग हुआ है ये ऋग्वेद में ही मिलता है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि हिंदी शब्द है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत अलग अलग मत है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इतना ध्यान दीजिएगा कि ये जो हिंदी शब्द है ये अक्सर लोग बोलते हैं कि ईरानियों के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। रीजन क्या है कि ईरानी यानी कि जो सिंध प्रांत, सिंध क्षेत्र था, सिंध नदी, ठीक है ना, यहाँ पर सिंध को भाषांतरण के कारण, भाषा परिवर्तन या आप उपरोक्त समझ सकते हैं, उसके कारण क्या होता है कि हिंद ये जो सिंध शब्द था ये हिंद हो गया, यानी कि ईरानी जो शाह को हा बोलते थे, इसीलिए वो हिंद कहते थे उसको, सिंध को, ठीक है ना। तो यहाँ एक कुछ जानकारी मिली कि ईरानियों का एक धर्म ग्रंथ था जिसका नाम था अवेस्ता। उस अवस्था में सबसे पहले जो है कि हिंदी शब्द का प्रयोग मिलता है, हिंदी शब्द का प्रयोग मिलता है, ठीक है ना। और यहाँ पर मध्यकालीन ईरान में बता दो थोड़ा सा कि मध्यकालीन ईरान में क्या था कि जो हिंद में विशेषण प्रत्यय लगा करके हिंदी शब्द बनाया गया। और ये हिंदी शब्द में से का जो अंतिम व्यंजन था ये फिर बदल गया हिंदी में, और हिंदी में से ग गायब हो गया, यानी कि व्यंजन जो गायब हो गया उससे क्या बना? हिंदी शब्द बना, ऐसा मान्यता, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और हिंदी के प्रयोग की बात कर लूं तो हिंदवी शब्द जो है ये भारत की किसी भी प्राचीन ग्रंथों में कहीं पर हिंदी, हिंदू या ऐसा शब्द नहीं लिखा गया, ठीक है। हिंदी, हिंद या हिंदुस्तान ऐसा शब्द किसी भी प्राचीन ग्रंथों में नहीं लिखा गया है। और सबसे पहले जो हिंदी का प्रयोग माना जाता है ये लगभग 1228 में फारसी कवि एक औफी थे, औफी के द्वारा हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया था सबसे पहले, ठीक है। और अमीर खुसरो को कुछ मान्यताओं के आधार पर हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, सबसे प्राचीन या प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है, ठीक है। क्योंकि इनके जो खालिक बरी है इसमें हिंदवी और हिंद शब्द कई बार प्रयोग हुआ है, यानी कि हिंदवी का लगभग 30 बार और हिंद का जो है लगभग 6 बार प्रयोग हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। और हिंदी शब्द का जो विकास क्रम है ये थोड़ा सा मैं बता दूं, जैसे सिंधु से हिंद बना, हिंद से हिंद हो गया, और हिंद से हिंदी, और अंततः हिंदी शब्द बना हुआ है, ठीक है। ये तो था हिंदी शब्द के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब इसका थोड़ा सा कालक्रम आपको बता दे रहा हूँ, इसका जो कालक्रम है ये देख लीजिए, इसका कालक्रम मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। सॉरी यार, थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, मिटा दिया मैंने, लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये ईरानी धर्म ग्रंथ अवेस्ता में हिंदी शब्द का प्रयोग मिलता है, ठीक है ना, प्रयोग मिलता है, इसको ध्यान दीजिएगा। स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, कुछ चीजें जो आपको बेहतर लगे इसको एक साथ नोट अपना बनाते रहिए, इसको पढ़ते रहिए, ठीक है। और चीजें आपको और बेहतर मिलेंगी, बस धीरे धीरे आप चलते रहिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए, बेहतर चीजें मैं आपको ले चल रहा हूँ, बेहतर चीजें आपको मिलेंगी इस पे पढ़ने के लिए, ठीक है। अभी तो ये थोड़ा सा क्रम है, शुरुआती क्रम है, तो इसका मैं थोड़ा सा आपको क्रम बता दूं। ये आर्य भाषा, क्योंकि हिंदी संस्कृत शब्द को आर्य भाषा बोला जाता है, और आर्य भाषा का जो ये विकास क्रम है थोड़ा सा इसको मैं बता दूं आपको। देखिए मित्र, ऐसा माना जाता है कि ये हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है, ठीक है,
ये लगभग जो 3500 वर्ष पुराना माना जाता है। ठीक है, इसका जो संस्कृत है आर्य भाषा का विकास क्रम, आर्य भाषा का कालक्रम, ये भारतीय प्राचीन आर्य भाषा है। आर्य भाषा, तो भाषा का कालक्रम, इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसा माना जाता है कि लगभग ये 3500 वर्ष पुरानी है, 3500 वर्ष पुरानी आर्य भाषा है। ठीक है ना, और इसको कई क्रम में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है ना, जैसे प्राचीन आर्य भाषा, इसमें देख लेते हैं हम प्राचीन आर्य भाषा। ठीक, और इसका कार्यक्रम लगभग आपका समझिएगा 1500 से लेकर के यानी कि 2000 से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है इसका कालक्रम। और उसके बाद दूसरे नंबर पे इसी में आ जाता है मध्य आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा का कालक्रम 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है ना, 1 ईस्वी तक। और आधुनिक आर्य भाषा ये लगभग 1 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है ना, अब ये प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा, इसका कालक्रम ये है। लगभग 35 वर्ष पुराना इसका कालक्रम माना जाता है। ठीक है, इसको देख लीजिए, ये दिमाग में रहे, यहाँ से बहुत प्रश्न नहीं बनना है, बस केवल आपके दिमाग में रहना चाहिए कि प्राचीन आर्य भाषा को कालक्रम जो है, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन का 2000 से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक और 1 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, अब इसी के क्रम में थोड़ी सी और इसमें जानकारी दे दूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल से जैसे हम लोग संस्कृत बोलते हैं, पाली बोलते हैं, प्राकृत बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनका विकास क्रम लगभग यहाँ से प्रश्न आता है, ये सारे लोगों को जानकारी है। ठीक है ना, थोड़ी सी चर्चा और मैं यहाँ कर दूं। देखिए थोड़ा सा समय लग रहा है भाई इसको साफ करने में, इसीलिए हम थोड़ा सा लिख लिख करके चीजों को बताते हैं क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ये जो प्राचीन आर्य भाषा अभी मैंने बात किया, प्राचीन आर्य भाषा, ये प्राचीन आर्य भाषा इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया था। एक था वैदिक संस्कृत, ठीक है, वैदिक संस्कृत, और एक लौकिक संस्कृत। ठीक, अब वैदिक संस्कृत का मतलब समझ सकते हैं कि वो आम जनमानस की पहुंच से बहुत दूर थी। ये वैदिक संस्कृत केवल जो है वेदों में जो हम लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पढ़ते हैं, उसमें जितने भी पुराण 18 पुराण है, ठीक है, 108 उपनिषद है, वो वैदिक संस्कृत प्रयोग उनमें होता था। इसके बाद लौकिक संस्कृत, ये लौकिक संस्कृत जिसको जनमानस तक पहुंचाने का काम पाणिनि के द्वारा, महागुरु थे पाणिनि के द्वारा किया गया, कालिदास जी के द्वारा किया गया। इन लोगों ने लौकिक संस्कृत को, या फिर इधर देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी के द्वारा, जो इन्होंने धीरे धीरे करके सरल भाषा में इसका प्रयोग किया और लोगों तक ये पहुंच पाई। ठीक है ना, इसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा जो आपकी है, मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा को ये 3 भागों में डिवाइड किया गया था इसको। ठीक है ना, इसमें आपका पहला जैसे पाली आता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रथम आर्य भाषा, प्रथम प्राकृत भाषा। ठीक है ना, इसके बाद प्राकृत भाषा, और लास्ट में तीसरा आपका आ जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग अपभ्रंश तृतीय आर्य भाषा, अप्राकृत भाषा बोलते हैं, अपभ्रंश। ठीक है, इसको प्रथम प्राकृत भाषा बोलते हैं, इसको सेकंड प्राकृत भाषा बोलते हैं,
इसको तृतीय प्राकृत भाषा बोलते हैं। तीनों को प्राकृत भाषा बोला जाता है, ठीक है। और पाली का प्रयोग आप जानते हैं कि ये किसने किया था, ठीक है। प्राकृत भाषा महावीर जी ने किया था, पाली का महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया मैक्सिमम, ठीक है। अब अपभ्रंश ये जो है, अपभ्रंश ये इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है, इसको हम बिगड़ा हुआ रूप कहते हैं। ये हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप है, इसको ध्यान दीजिएगा, बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश, ठीक। तो ये समझिएगा। अब ये आधुनिक वाला जो है, ये तो आपका जो आधुनिक हिंदी चल रही है, जिसको हम लोग खड़ी बोली या कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ तक मैं आपको हिंदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दिया। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि ये अपभ्रंश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं आपको आगे देखिए, इसको मैं आपको फिर से इसका एक ग्राफिक बना रहा हूं। उस ग्राफ में आप देखिए कि अपभ्रंश हमको यही पढ़ना, ध्यान दीजिएगा। पाल प्राकृत छोड़ दीजिए, प्राकृत को कहीं कहीं मागधी भी बोला गया है, क्योंकि ये लगभग मगध क्षेत्रों में ज्यादा प्रचलित हुई थी, ठीक है। और अपभ्रंश को ही हम पढ़ना है, क्योंकि अपभ्रंश का जो प्रकार है ये 6-7 प्रकार का होता है। इसी को हम यहीं से अब आगे चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। जैसे अभी मैंने बताया कि अपभ्रंश के प्रकार, मैंने आपको बताया था कि आर्य भाषा को 3 भागों में डिवाइड किया गया उसके कालक्रम के आधार पर। प्राचीन आर्य भाषा, उस प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत जितने भी वैदिक साहित्य रहे हैं, और लौकिक संस्कृत में आप जान ही रहे हैं, जो भी मतलब कालिदास के हों, चाहे वो बाणभट्ट के हों, चाहे भर्तृहरि के हों, ठीक है, ये या भारवी के हों, ये सारे जो है लौकिक संस्कृत के अंतर्गत साहित्य आते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया आपको मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा में प्रथम प्राकृत, जिसको पाली बोलते हैं, ठीक है, द्वितीय प्राकृत, जिसको हम प्राकृत ही बोलते हैं, मागधी बोलते हैं, तृतीय प्राकृत अपभ्रंश, ठीक है। उस अपभ्रंश में देखिएगा, मैंने आपको बता दिया था कि अपभ्रंश के कई प्रकार हैं, ठीक है। जैसे सौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, ब्राह्मण, पैसाची और खस, ठीक है। इस सौरसैनी के अंतर्गत देखिएगा ये सब इतनी आती हैं भाषाएं, जैसे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। मागधी में बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, ठीक है। और इसके बाद अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आ जाता है। महाराष्ट्र के अंतर्गत केवल मराठी आता है। ब्राह्मण और पैसाची में सिंध और लहदा पंजाबी आता है। खस के अंतर्गत पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर भी पहाड़ी और यहाँ पर भी पहाड़ी। तो मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ से यहाँ तक जो डिवाइड किया गया था, ये पंडित भोलानाथ तिवारी के द्वारा बताया गया था, ठीक है ना। भोलानाथ तिवारी के द्वारा बताया गया है। इन्होंने बताया थे, महान भाषाविद रहे हैं, ठीक है ना। इन्होंने बताया, इनके अनुसार जो है अपभ्रंश के ये इतने प्रकार होते हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ये भोलानाथ तिवारी के अनुसार 5 प्रकार अपभ्रंश के माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कहीं कहीं ये चीजें अलग मिल जाएंगी। जैसे खस, अब कहीं कहीं अपभ्रंश मिल जाता है, ये खस के अंतर्गत ही पहाड़ी अलग से इसको रखा गया है, लेकिन इन्होंने इसको सौरश्रेणी में ही रखा है, ठीक है। और ये पैचासी आप देखें, कहीं कहीं पैसाची में लहदा और पंजाबी आ जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगर कभी पूछ लेता है पैसाची में कौन कौन विकसित है, तो आप लिख सकते हैं लहदा और पंजाबी, ठीक है ना। ये 2 हैं पैसाची के अंतर्गत विकसित है, ठीक। हाँ, भोलानाथ तिवारी के अनुसार अगर बात करेंगे, पूछ लेगा तो आप बताएंगे केवल 5 प्रकार हैं अपभ्रंश के, ठीक है ना। और उस तरह 7 प्रकार हो जाते हैं, क्योंकि खस को अलग कर दिया गया, पैसाची को अलग कर दिया गया है। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट देखिएगा, अपभ्रंश में ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हमको पढ़ना होता है, सौरसैनी, मागधी और अर्धमागधी। सौरसैनी का मतलब है सूरसेन, यानी कि मथुरा वगैरह इत्यादि क्षेत्रों में बोला जाता है। मागधी का मतलब जो मगध का क्षेत्र रहा, प्रांत रहा, आप जानते हैं बिहार वगैरह। अर्धमागधी का मतलब ये आपके मध्य प्रांत है, जैसे अवध वगैरह क्षेत्र में। तो सौरसैनी के अंतर्गत ये इतनी उपभाषाएं विकसित, ध्यान दीजिएगा। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, ठीक है, ये 3 उपभाषा सौरसैनी के अंतर्गत विकसित है। मागधी, कहीं आपको गुजराती भी मिलेगी तो ये भी सौरसैनी के अंतर्गत ही मिलेगी, ठीक है, लेकिन उसको भाषा में नहीं लिया गया है, वो बोली में आ जाता है। इसके अलावा मागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, ठीक, ये उपभाषा हो गई। और अर्धमागधी में आपका बिहारी आता है। तो अभी तक जो
किताबों में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं या जो भी आयोग के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें यही प्रश्न बनता है कि कितनी उपभाषाएं होती हैं और कितनी बोलियां होती हैं। तो याद रखिएगा मित्र, इसका जो मैक्सिमम कई बार प्रश्न पूछा गया है उसमें 5 उपभाषाएं होती हैं और 18 बोलियां गिनी जाती है। ये मैं बता रहा हूँ, 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां, ये मानक माना गया है आयोग के द्वारा, लोक सेवा आयोग के द्वारा। एलटी में पूछा गया, पीजीटी में पूछा गया, टीजीटी में पूछा गया है, नेट में पूछा गया, कहीं भी अगर स्टैंडर्ड जो प्रश्न बना इसका है तो 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां, ये दिमाग में रखिएगा। 5 लिख दे रहा हूं मैं। उपभाषाएं अगर कभी भी उपभाषाओं की संख्या पूछता है, उपभाषा 5 और बोली ये 18, ठीक है ना। हाँ, कहीं कहीं कभी कभी प्रश्न में आ गया था, एलटी वाला 2018 में हुआ था, वहां पूछ लिया था 17 विकल्प में दे दिया था, ठीक है ना। जैसे 16 दे दिया, 15 दे दिया, 21 दे दिया, सॉरी 22 दे दिया, तो 22 दे दिया तो कंफ्यूज मत होइएगा, 22 हमारे संविधान में भाषाओं को रखा गया, ठीक है ना। वो भाग 17 में जो 8वें सूची के भाग 17 में आपको भाषा रखा गया, राजभाषा, वहां पर 22 भाषाएं हैं। लेकिन यहाँ पर विकल्प में आप क्या लगाएंगे, अगर 17 आता तो 17 नियर अबाउट लगा सकते हैं, लेकिन इससे कम अगर आता है, जैसे 16 दे दिया, 15 दे दिया और 22 दे दिया और 17 दे दिया, तो आप 17 लगाएंगे, ठीक है ना कि 22, ना 15, ना 16, ठीक। हाँ, लेकिन ये याद रखिएगा 5 और 18, 5 उपभाषाएं, 18 बोलियां। अब यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि ये 5 उपभाषाएं देखिए, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी हिंदी और बिहारी, ये 5 उपभाषाएं हैं। ये क्या है, उपभाषा हो गई, ठीक है। कौन कौन, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी हिंदी और बिहारी। अब यहां से प्रश्न बनता है कि पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है, शौरसेनी से विकसित है। राजस्थानी किससे विकसित है, शौरसेनी से विकसित है। पहाड़ी किससे विकसित है, शौरसेनी से विकसित है। विकल्प में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं आपको खस भी मिल जाता है, लेकिन ये शौरसेनी से ही माना जाता है। मागधी, ये पूर्वी हिंदी जो ये मागधी से विकसित है, और बिहारी अर्धमागधी से। इसकी कुछ बोलियां में दिया हुआ, इसको देख लीजिए आप। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है कौरवी, ठीक है, और उसके बाद हरियाणवी, हरियाणवी को बांगरू उपनाम से भी जाना जाता है, कहीं के विकल्प में बांगरू दे देता है। इसके अलावा दक्षिणी, ठीक है, और इसके बाद ब्रजभाषा, ब्रजभाषा को अंतर्वेदी भी बोला जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अंतर्वेदी बोला जाता है, ये दिमाग में रखिएगा, अंतर्वेदी। और ये इसके अलावा ब्रजबुली भी कहीं कहीं इसको बोला गया, ठीक है, ब्रजबुली, ईश्वर चंद्रगुप्त ने बताया था, इस पे हम बात करेंगे आगे भी। बुंदेली, कन्नौजी, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियां आती, इसको ध्यान रखिएगा आप। कौन कौन, यहां से प्रश्न बनता है, कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये सब आती पश्चिमी हिंदी। राजस्थानी को छोड़ दीजिए, राजस्थानी के अंतर्गत भी 4 बोलियां आ जाती हैं, जैसे मारवाड़ी, मेवाती, मलावी, जयपुरी, जयपुरी को ढूंढाई भी बोला जाता है, ठीक। तो ये दिमाग में केवल ये रखना कि किस अपभ्रंश से विकसित है। इसके बाद आते हैं पहाड़ी, पहाड़ी में देखिए 2 आती, कुमाऊनी और गढ़वाली, ठीक। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आ जाती, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी मैंने बताया कि अवध क्षेत्र में, और कौशल आप जानते हैं, कौशल एक राजधानी रही है, ठीक है, इसको बैसवाड़ी भी बोला जाता है। अवधी को कोसली भी बोला जाता है, बैसवाड़ी भी बोला जाता है। बघेली हो गई छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी को कहीं कहीं खलटाही भी पूछ लेता और लरिया पूछ लेता है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लरिया या खलटाही किस बोली का उपनाम है, इसको आप याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ी का, ओके। इसके अलावा अर्धमागधी में देख लेते हैं, अर्धमागधी के अंतर्गत बिहारी उपभाषा आती है, और बिहारी के अंतर्गत 3 बोलियां आ जाती है, भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है। अरे भाई, इसको आपने सुना ही होगा कि मगही पान बहुत प्रसिद्ध होता है, मगहिया पान, ठीक है, ये उसी क्षेत्र में बोला जाता है, ठीक है ना। तो गाना भी चलता है कि खाए के मगहिया पान, मुहवा कैलहला लाल लाल, ठीक है। या यदि आप सुने होंगे खाई के पान बनारस वाला, तो जो बनारस वाला पान उसी को मगही बोला जाता है, वो बनारसी पान मगही बोला जाता है, क्योंकि बनारस हो गया आपका, उधर चंदौली हो गया, या बिहार से सटा हुआ, ये सारी जगहों पर ये मगही या मैथिली का प्रयोग किया जाता है, भोजपुरी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये मित्र, इसको एक बार बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न, आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ उपनाम दिए, जैसे मैंने बता दिया, ब्रजभाषा दिया गया है, या इसके बाद अंतर्वेदी, ब्रजभाषा को अंतर्वेदी बोला गया है, हरियाणवी को बांगरू बोला गया है,
जयपुर को ढूंढाई भी कहा जाता है, अवधी को कोसली या बैसवाड़ी भी बोला जाता है, छत्तीसगढ़ को खलटाई या लरिया भी बोला जाता है। तो ये कुछ बातें दिमाग में रखिएगा जहां से आपके प्रश्न 100% बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, बघेली को कहीं कहीं रिवाई भी बोला जाता है। जो आपका बघेली है इसको रिवाई, रीवा प्रदेश का बोला जाता है, ठीक है ना, रिवाई भी बोला जाता है, ये दिमाग में रहे बघेली को, ठीक है ना। सॉरी यार, बघेली यहां इसको रिवाई बोला जाता है, बघेली को रिवाई बोला जाता है। तो ये कुछ चीजें आप अपने दिमाग में रखिएगा। अवधी को बैसवाड़ी या कोसली, बघेली को रिवाई भी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी को खलटाई या लरिया बोलते हैं, ठीक है। तो मित्र, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको चीजें बेहतर दे पाऊं। देखिए अभी थोड़ा सा भाई सीधे में बता दूं, हम लोग संसाधनों की कमी, इसलिए मैं अपने कुछ मित्रों, अपने दोस्तों की मांग पर चीजों को लेकर आया हूं कि कुछ चीजें हम लोग सीखे, जाने, समझे, ठीक है। तो आइए ये चीजें आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से इसको समझ लीजिए। आपको इंपॉर्टेंट ये नीचे वाला डायग्राम जो, इसको सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाकी चीजें हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। तो इसी के क्रम में थोड़ी सी जानकारी और मैं बता दे रहा हूं। देखिए कि कुछ नामकरण इसमें दिया गया, जैसे कौरवी नाम जो दिए थे, ये पंडित राहुल सांकृत्यायन, अब इनके बारे में जानते हैं कि हमारे आजमगढ़ क्षेत्र से मिलान करते हैं। तो ये राहुल सांकृत्यायन ने नाम दिया था कौरवी। ब्रजबुली नामकरण किए ईश्वर चंद्र गुप्त के द्वारा दिया गया था। बिहारी और राजस्थानी जो नामकरण किया गया था, ये जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया है, ठीक है, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखने का प्रयास किया था हिंदी में, ठीक है। और इसके बाद डिंगल, या इसको भाट भाषा भी बोला जाता है, तो इसको बांकी दास के द्वारा नामकरण किया गया था। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मित्र, डिंगल भाषा को भाट भाषा, एक भाषा इसी में आती पिंगल, पिंगल भाषा को नाग भाषा बोला जाता, ध्यान दीजिएगा, नाग भाषा। ये दोनों प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, मिलान करने के लिए आ जाता पिंगल तो नाग, इसको लिख लीजिएगा पिंगल। जैसे नहीं कहते नाग सर्प, सर्प बोलता, सर्प सर्प सॉरी नाग या सर्प होता है, तो हम लोग कहते नहीं कि जहर उगलत हवा, तो कभी कभी देसी भाषा हम लोग कभी कभी बोल जाते हैं, कहा हो पिंगल बोलत हवा, पिंगल मतलब पिंगल जहर। तो इसको आप अटैच कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, पिंगल माने पिंगल उगलत हवा, पिंगल बोलत हवा। ध्यान दीजिएगा, मैं ये आपसे इस भाषा में बात कर रहा हूं, पिंगल बोलत हवा या का पिंगल बोलत हुआ, तो जहर उगलत हवा, का जहर उगलत हुआ, पिंगल उगलत हुआ। तो दिमाग में रखिएगा, पिंगल का मतलब है नाग से संबंधित है, यानी कि पिंगल भाषा को नाग भाषा और डिंगल भाषा को भाट भाषा बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। भोजपुरी नामकरण दिया था रेमंड, भाई रेमंड का शोरूम चलता है, रेमंड के कपड़े पहनते हैं लोग आजकल, ठीक है ना, तो रेमंड के शोरूम वाला समझिएगा, अरे यार भोजपुरिया रेमंड है, याद रखिएगा। और मैथिली आपका आता कोलब्रुक, ठीक है, कोलब्रुक जिन्होंने मैथिली नाम दिया था। तो ये कुछ नामकरण, इसको इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख सकते हैं, कहीं नोट कर सकते हैं। कौरवी राहुल सांकृत्यायन, ब्रजबुली ईश्वर चंद्र गुप्त, बिहारी और राजस्थानी ग्रियर्सन नाम दिए थे। डिंगल भाषा या भाट भाषा बांकी दास द्वारा। भोजपुरी रेमंड, भोजपुरिया रेमंड, याद रखिएगा भोजपुरिया रेमंड। मैथिली कोलब्रुक और पिंगल भाषा को नाग भाषा बोला जाता है, ये दिमाग में रखिएगा, इतनी बातें, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको मैंने देने का प्रयास किया है, और कोशिश मेरी और रहेगी कि आपको और बेहतर चीजें मैं दे पाऊं, ठीक है। और जो भी इसमें कुछ कमी या त्रुटियां रह जा रही उसको आप बताते रहिएगा, तो शायद मैं और बेहतर आपके सामने चीजें लेकर आ पाऊं, और उससे मुझे भी पता चलेगा कि क्या छूट रहा, क्या एग्जाम ओरिएंटेड चीजें छूट रही है, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बाकी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो हम वर्णमाला लेकर आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा यार चीजें अभी इसमें संवैधानिक प्रावधान बाकी है, उसको मैं अगले वीडियो में थोड़ा सा चर्चा कर दूंगा, ठीक है ना, हिंदी का संवैधानिक प्रावधान, ठीक है।